नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार। आ गए आप सभी का स्वागत। मिस्टर राघु, केपी, आदित्य कुमार, प्रेम नोखवाल, नमस्कार आप सभी का आज की इस सुबह में स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीना, मीना, एसआई मंजू, जय श्री कृष्णा, प्रदीप गौड़, प्रेम नोखवाल, जीत वीर, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं सीधे। कुछ ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी पर बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप सभी का मैंने कमेंट देख लिया है, सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो 3 दिन से हमारी जो क्लास है वो स्वास्थ्य कारणों से थोड़ी डिले थी। अभी जितनी बातें बच गई है उन सब की वो बात भी आपके सामने रख देंगे, और नई बातें जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी पर बातचीत आपसे शुरू करेंगे। तो आज में करंट अफेयर्स में सबसे पहली बात आपके सामने शुरू करें तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपके सामने है। जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल क्या है आपको दिख रहा होगा। अभी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है उसने अपने वार्षिक, टाइम मैगजीन ने अपने पर्सन ऑफ द ईयर के नाम की घोषणा की है। यानी टाइम मैगजीन जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, उस पत्रिका में जो फ्रंट पेज आता है उस फ्रंट पेज पर इस बार किसकी फोटो आएगी, इसी को कहा जाता है पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करना। तो इस साल की जो टाइम मैगजीन है उसने अपना पर्सन ऑफ द ईयर इनमें से किसे घोषित किया है। हाल ही में कुछ बड़ी घटनाएं जो हुई है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। घटना जैसे एक तो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई है, निश्चित तौर पर यह सवाल आएगा मिस यूनिवर्स जो है वो 2021 किसे चुना गया है। बेहतरीन सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। हरनाज संधू जो है पंजाब की रहने वाली है, हरनाज संधू, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। कहाँ से संबंधित है तो पंजाब से संबंधित है। इनको मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, इसके बारे में भी आप लोगों को ये बात बताई जा चुकी है। तो ये ध्यान रखना। हरनाज संधू जो है, इस हरनाज संधू ने पंजाब की रहने वाली है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो हाल ही में क्या किया है, हासिल किया है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो हाल ही में क्या किया गया है, पूरे का पूरा रिनोवेशन किया गया है। उस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हाल ही में क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हाँ जी, अब सब ठीक है, आप लोग चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्लास में। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, उस काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का क्या किया गया, हाल ही में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ध्यान रखना भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। किसको है, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। और जितने भी मंदिर इसके आसपास थे, जितनी भी आबादियां इसके पास थी, चाहत जी अब सब ठीक है, ठीक है। हाँ, हरनाथ संधू 339 करोड़ का, ये सब बातें आपकी सही है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने किया। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। ये पूरा कॉरिडोर वहां बनकर तैयार हुआ है। सैकड़ों मंदिर उस कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। वहां से अधिकांश बस्तियों में जो दबे हुए मंदिर थे उन बस्तियों को वहां से हटाकर मंदिरों का क्या किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। इसी पूरे मंदिर में अब सैकड़ों जो एक साथ दर्शनार्थी हैं वो भगवान शिव के यहाँ क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो एक नए अंदाज में, नए लुक में इसे क्या किया गया, तैयार किया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हरनाज संधू जो है इन्हें हाल ही में क्या मिला है, मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इजराइल जो है, इस इजराइल में इसका आयोजन किया गया था। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, यरूशलेम, यहां पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। यहां का हाल ही में तेल अबीब जो क्षेत्र है, कौन सा, तेल अबीब, ये तेल अबीब जो क्षेत्र है ये सबसे महंगा शहर है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये ध्यान रखना तेल अबीब जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। और
इसी इजराइल में ये यरूशलेम क्यों प्रसिद्ध है, तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था आप लोगों को, इसकी जो राजधानी है वो बनाने से लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। इस्लाम, इसके अलावा ईसाई, इसके अलावा आपके यहूदी, ये तीनों जो हैं ये इस अपने आप का धार्मिक स्तर मानते किसको, यरूशलेम को। ईसाई भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं, इस्लाम के जो लोग हैं वो भी अपना पवित्र स्थान इसको मानते हैं, और यहूदी जो लोग हैं वो भी इसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं। तीनों के कारण अलग अलग हैं। कोई कहता है यहाँ अल्लाह को ज्ञान प्राप्त हुआ या अल्लाह ने यहाँ पर लोगों को पैगंबर के रूप में संदेश दिया था, बल्कि ईसाई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह ने पुनर्जन्म लिया था जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा चुका था उसके बाद। तो इस प्रकार यहूदियों का भी यह महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है उसके वजह से भी यह क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, यानी इनके ईसाइयों के, यहूदियों के प्रसिद्ध चर्च भी हैं, वहां इस्लाम की प्रसिद्ध मस्जिद भी यहाँ के यरूशलेम में स्थित है। इसलिए ये यरूशलेम तीनों धर्मों का एक पवित्र स्थान माना जा रहा है। तो अभी अपनी इसकी बातचीत हो गई, अब अपने सवाल पर आते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे देने की घोषणा की है। तो आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है टेस्ला। कौन सी कंपनी है? टेस्ला है। एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स है। क्या है? स्पेस एक्स नाम की ये दो कंपनियां हैं। दुनिया में आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी होने का गौरव जिस कंपनी को प्राप्त है उसका है स्पेस एक्स। यानी बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो एकमात्र एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, वो आपके सामने, उनका नाम क्या है, वो है स्पेस एक्स। टेस्ला कंपनी वर्तमान में दुनिया भर में सबसे महंगे व्हीकल जो है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आप लोग कह सकते हो, उसके लिए दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर माने जाने वाली कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला है, जिसने भारत में भी अपना क्या कर दिया है, उद्योग लगा दिया। भारत में भी क्या कर दिया है, अपना उद्योग इन्होंने लगा दिया है। इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? एलन मस्क है। और एलन मस्क को हाल ही में टाइम मैगजीन जो पत्रिका है उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करने की घोषणा की है। जॉब बेजोस जो है, आपने अमेजोन को नाम सुना होगा, अमेजोन, ठीक है, इस अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित या दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बनने को लेकर के। यहां पर आपके सामने है। इसके बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर नेताओं में नाम रखते हैं, और टाइम मैगजीन के ही जो पावरफुल व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम पहले ही आ चुका है। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दिल्ली में 2+2 डायलॉग के बीच में बातचीत हुई, और एक बड़ा रक्षा समझौता जो है वो इनके दोनों देशों के बीच में हुआ। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि अभी हाल ही में देश के पहले CDS विपिन रावत का जो निधन हुआ, वो जो हेलीकॉप्टर MK-4 था, वो हेलीकॉप्टर भी हमने किससे खरीदा हुआ था? वो भी हमने रूस से खरीदा हुआ था। और अभी हाल ही में AK-203 नाम की, AK-47 AK-203 नाम की कई राइफल्स जो हैं उनका एक बड़ा समझौता भारत और किसके बीच में हुआ है? रूस के बीच में हुआ है। और अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भी खूब चर्चा में है। जो प्राचीन संगठित संयुक्त रूस था, उसके विघटन के बाद रूस की क्या स्थितियां हैं, उसके अभी हाल ही में इनके बयान को लेकर भी खूब चर्चा चल रही है। इन्होंने भी इस बारे में खूब सारी बातें कही है। तो इन इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो दोबारा सुन लीजिएगा। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, मिस यूनिवर्स 2021, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो व्लादिमीर पुतिन, जो बेजोस और टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर है आपके। जरा इसका सही जवाब आप लोग बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल मैं पढ़ देता हूं। भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहां से किया है? बालासोर से, उड़ीसा से, यानी बालासोर उड़ीसा से, या चांदीपुर उड़ीसा से, या पोखरण जैसलमेर से, या महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर है वहां से। कहां से अभी एक इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम का, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो नाम की, जिसे स्मार्ट नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाँ जी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, यहां स्मार्ट इसको कह सकते हो, SMART, स्मार्ट नाम से भी इसे जाना जा सकता है। यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो जो है इसको स्मार्ट भी नाम दिया गया। जो शॉर्ट में स्मार्ट आ जाए तो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जरा इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तब तक मैं आपके सामने एक ऐसी बात और रख देता हूं। अभी हाल ही में एक देश है जिसका नाम है UAE। UAE के बारे में आप सब लोग जानते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात है। यानी कुछ बातें जो पुरानी हैं जिन पर सवाल मैंने आज नहीं दिए आपको, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब जो अमीरात है, इस देश ने हाल ही में यहां पर दुनिया की ये पहली देश की सरकार है, दुनिया की पहले देश की ऐसी सरकार है जो पूर्णतः क्या बन चुकी है, पूर्णतः पेपरलेस बन चुकी है। पूर्णतः क्या बन चुकी है, पेपरलेस बनने वाली दुनिया की पहली सरकार किस देश की है? अगर आपसे कोई पूछे तो उसको बताना भैया संयुक्त अरब अमीरात, जहां आबू धाबी नाम आपने सुना होगा। आबू धाबी जो है वहां पर आईपीएल के सीजन का भी आयोजन किया गया और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कई बार, जब दुनिया में कहीं ऑप्शन किसी के पास नहीं बचता है उस समय कहां पर उसका आयोजन किया जाता है? वो आयोजन किया जाता है आबू धाबी में। तो यूएई जो है, इस यूएई में पहला ऐसा देश है ये जहां पर पूर्णतः पेपरलेस सरकार बनने का इसे क्या है, गौरव हासिल हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक नया सवाल और बता रहा हूं आपको, सरयू नदी का नाम आपने सुना होगा। सरयू नदी अयोध्या किस नदी के किनारे है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब देना है कि भाई साहब अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। ये अयोध्या वाली सरयू नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच का, आपको कई बार ऐसा क्षेत्र बताया गया है कि यहां पर नेपाल है, किसके बीच में? नेपाल और भारत के उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, उत्तराखंड का एक क्षेत्र है जिसका नाम है काला पानी। ये क्या है? काला पानी नाम है। इस काला पानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। इस काली नदी के बहाव क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है काला पानी, वो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का विषय बना है। यही जो आपकी काली नदी है, इसी काली नदी को आगे अनेक धाराओं के रूप में जब ये भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में जब ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या के आसपास आती है तो इसी काली नदी को ही किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसी को हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और इसी सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या बसा हुआ मेरे दोस्तों। इसी सरयू नदी को लेकर के अभी राष्ट्रीय सरयू नहर या सरयू नदी की नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है, इस राष्ट्रीय परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय परियोजना का क्या किया गया? हाल ही में उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखना, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? सवाल दोबारा सुन लो। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना या सरयू नदी राष्ट्रीय परियोजना जो है उसको शुरू करने को लेकर के, या वो परियोजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, देश के प्रधानमंत्री द्वारा किस नदी पर राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है? सरयू नदी पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई है। हाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तो क्या हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण अभ्यास है उसका आयोजन पिथौरागढ़ में हुआ था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे इधर वाले सवाल पर बढ़ते हैं। दो सवाल मैंने इधर आपको बता दिए। भारत में लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पीडो का सफल परीक्षण किया। इससे देखिए हमारी नौसेना जो है ना, उस नौसेना की युद्धाभ्यास करने की या युद्ध करने की, नौसेना की युद्ध करने की जो ताकत है, कि युद्ध करने की ताकत, युद्ध करने की जो ताकत है वो ताकत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये नौसेना को बहुत अच्छी सहायता मुहैया कराएगी युद्ध लड़ने में। इसी वजह से इसे नौसेना की शक्ति में बढ़ोतरी कहा जा रहा है कि इस प्रकार की नई जो टोर्पीडो नाम की ये सफल मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया है, ये नौसेना की शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो इसका हाल ही में जो परीक्षण है वो कहां से किया गया? तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में बालासोर उड़ीसा से किया गया मेरे दोस्तों। चांदीपुर से नहीं किया गया, पोखरण से नहीं किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से नहीं किया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? बालासोर उड़ीसा से अभी हाल ही में यह परीक्षण किया गया है। हाँ जी, चलिए इसकी बात अब आगे बढ़ाते हैं। दोबारा सुन लो, तीनों चारों सवाल बोल रहा हूं। स्मार्ट या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टोर्पीडो का सफल परीक्षण कहां से किया है? बालासोर से किया। ये रक्षा क्षेत्र में जितनी भी मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों के इनोवेशन करना हो, नए प्रयोग करना हो, इनको किस किस आधार पर नई रेंज की परीक्षणशाला में ले जाना है या इसको देश को समर्पित करना है, ये तैयार करने का सारा, इनके रक्षा अनुसंधान का सारा काम जो है वो किसके हिस्से में आता है? डीआरडीओ के हिस्से में आता है। ये ध्यान रखना, ये डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ देश का रक्षा क्षेत्र के रक्षा अनुसंधान, किस क्षेत्र में?
रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाला देश का सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जिसके प्रमुख जो हैं वो वर्तमान में कौन है, जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको क्या किया जा चुका है, नवाजा जा चुका है। इसरो के प्रमुख के सिवान है, इसरो के प्रमुख के सिवान है। इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी साहब जो है वो इसके प्रमुख हैं। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। उसके साथ भी कुछ नए सवाल आपके सामने रखेंगे। 2001 में संसद में हुए हमले की हाल ही में कौन सी बरसी मनाई गई है? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय देश के संसद पर एक आत्मघाती हमला आप लोग कह सकते हो, और बहुत बड़ा हमला माना जाता था। देश के हृदय पर इस प्रकार का हमला कह सकते हैं। 2001 में हमारे संसद पर हमला हुआ। अभी हाल ही में उसकी कौन सी बरसी मनाई गई है? उसमें हमारे कई सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे। आज तक उन सैनिकों की शहादत में ये संसद दिवस की जो हमला हुआ 2001 में, उसकी बरसी प्रतिवर्ष जो है वो मनाई जाती है। संसद भवन के बाहर देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, सब लोग जो हैं वो इनको क्या करते हैं, अपने पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। तो आपको यह बताना है इस हमले की हाल ही में कौन सी बरसी जो है वो मनाई गई है। तो मेरे हिसाब से आपको सोचना नहीं पड़े, इतना जल्दी आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अभी हाल ही में एक बात और मैं बता रहा हूं, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके आंकड़ों के अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय जो है उन्होंने एक रिपोर्ट 2 दिन पहले ही जारी की। इस जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख जो है वो हमारे राजस्थान के गजेंद्र सिंह जी हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब इसके क्या हैं, प्रधान हैं। शेखावत ये इसके मंत्री हैं मंत्रालय के। इस मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बाद में है आपका बिहार के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश। पंजाब के बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर 90% जो घरों में जल के माध्यम से, नल के माध्यम से जल पहुंचने का जो अभियान था, नल से हर घर जल, हर घर नल से जल, ये जो अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जल जो है वो नल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस मिशन में ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्रदर्शन किया है, यानी 90% तक इनका काम पूरा है। बल्कि इसके अलावा राजस्थान जैसा स्टेट है, राजस्थान जिसमें शामिल है, ऐसे स्टेट कई हैं जो इसमें अभी भी बहुत पीछे है, यानी अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हर घर नल से जल पहुंचाने के इस अभियान में 90% से अधिक जो काम है वो कौन से राज्यों ने पूरा किया। हाँ, इसमें गोवा और लिख देता हूं भाई, गोवा भी इसमें है, शामिल है। लेकिन ये 3 राज्य जरूर याद रखना, कौन सा है, बिहार है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। इन्होंने 90% से ऊपर क्या कर लिया है, अपना प्रदर्शन किया है। 90% से ऊपर इन्होंने अपना क्या किया है, प्रदर्शन किया है। और इस अभियान की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 2019 से घोषणा हुई थी। 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या की थी, इसकी घोषणा की थी, ये ध्यान रखना है। इस अभियान को लेकर भी अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में खबर आई, तो आपको मैंने ये आपको बता दिया कि इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में एक खबर और भी है, वो भी बात करेंगे लेकिन इस सवाल के बाद। अभी मैंने कहा 2001 में संसद में हुए हमले की कौन सी वर्षी मनाई गई, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसकी 20वीं वर्षी मनाई गई है। समझ गए, कौन सी 20वीं वर्षी हाल ही में मनाई गई। 2001 में हमला हुआ तो उसके बाद पहली वर्षी 2002 में मनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी वर्तमान में कौन सी 2021 की बरसी मनाई गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि कौन सी बरसी हाल ही में मनाई गई है। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, हाँ जी, तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 20वीं वर्षी हाल ही में संसद भवन के हुए हमले में मनाई गई है, जिसमें उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने रख रहे हैं, क्या है जरा देखो। कॉमनवेल्थ जो गेम है वो 2022 में आयोजित होने वाले हैं। यहां कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जरा बताना क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध कहां से है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में शीतकालीन जो ओलंपिक हैं उनका आयोजन कहां होने जा रहा है। इस शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन अभी हाल ही में चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। कहां पर? इनको बीजिंग ओलंपिक के नाम से जाना जाएगा, बीजिंग। और ये बीजिंग कहां पर है साहब? चीन में आयोजित होने वाला है। भारत जो है वो इसमें भाग तो लेगा, लेकिन भारत का एकमात्र खिलाड़ी इसमें भाग लेने जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। दूसरी बात, आज तक भारत ने इसमें कोई भी मेडल जीता नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, आज तक भारत में इसमें मेडल में कभी भी खाता भी नहीं खुला है। किसमें? शीतकालीन ओलंपिक। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इस समिति के द्वारा क्या किया जाता है? इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर क्रमशः ग्रीष्मकालीन और कौन से? शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। यानी एक ओलंपिक वापस जो है वो 4 साल बाद आता है। आपका सही जवाब आ चुका है। आरिफ खान जो हैं ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं और इस शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ये नाम जरूर ध्यान रखना, कहां से संबंध है ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसकी? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इसमें क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध कहां से है, कौन से खेल से है ये बताना है। क्या बैडमिंटन से? जी नहीं। शतरंज से? जी नहीं। क्रिकेट से? जी नहीं। इसका सही जवाब है वेट लिफ्टिंग से इनका क्या है? संबंध है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले जो हैं, ठीक है, हाँ जी, ब्रजमोहन जी जरूर कराएंगे, अभी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको बता देंगे, ठीक है। वेट लिफ्टिंग जो है इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध जो है वो किससे है? वेट लिफ्टिंग से है, ये जरूर ध्यान रखना। अब जरा एक बात और सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने यहां और लिखने जा रहा हूं। अभी हाल ही में यूनिसेफ जो है ना, यूनिसेफ का नाम आपने सुना होगा। भारत में बाल विकास मंत्रालय जो है उसका सहयोग करने का काम करता है। इसके अलावा राजस्थान के 12 उदयपुर ये वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो बच्चे हैं उनको उन्हीं की भाषा में, जैसे कहीं बागड़ी बोली जा रही है तो उस बागड़ी भाषा में 12 और इनमें रांगड़ी ये सब भाषा बोली जाती है, तो इन क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों को तैयार करके वितरित करने में जनजातीय मंत्रालय का सहयोग भी यूनिसेफ कर रहा है। और बाल विकास मंत्रालय का सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल क्या है वो जरा सुनिए। यूनिसेफ ने अभी हाल ही में अपना प्रमुख जो है वो किसे बनाया? प्रमुख किसे बनाया? अगर ये सवाल आपका आ जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो ध्यान रखना, कैथरीन रसेल जो है, इनका नाम याद रखना। कैथरीन क्या है? कैथरीन रसेल इनका नाम है। कैथरीन रसेल को इन्होंने अपना प्रमुख नियुक्त किया है। प्रमुख क्या किया गया? प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? अगर ये सवाल आता है तो आप ध्यान रखना, कैथरीन रसेल को इन्होंने अपना प्रमुख जो है वो हाल ही में बनाया। इसके अलावा अभी एक मिसाइल की हमने बात की थी स्मार्ट की, लेकिन पिनाक ER मिसाइल का भी अभी हाल ही में के एक्सीडेंट वर्जन जो है, एक्सीडेंट वर्जन जो है उस एक्सीडेंट वर्जन का भी अभी हाल ही में क्या किया गया है? DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा उसका सफल परीक्षण जो है वो हाल ही में किया गया है। तो यूनिसेफ प्रमुख इंपोर्टेंट सवाल है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां है प्रमुख नियुक्त किसे किया गया यूनिसेफ का? तो कैथरीन रसेल को अभी हाल ही में अपना प्रमुख किसने नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ ने उसे नियुक्त किया गया। हाँ, ये वाला जो पिनाक ER एक्सीडेंटल वर्जन जो है ये उड़ीसा के चांदीपुर से, उड़ीसा के कहां से? चांदीपुर से पिनाक का सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। तो यहां पर कम से कम 5 से 6 सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा।
सवाल यह है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहां किया जा रहा है अभी हाल ही में, जहां भारतीय टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है लेकिन स्थितियां कुछ ठीक नहीं है उसकी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? स्पेन में, अर्जेंटीना में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में? बताइए। अभी हाल ही में आपको एक बात मैंने बताई थी कि भैया एशिया यूथ जो गेम्स हैं, यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया? यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है वो बहरीन में किया गया। कहां पर? बहरीन में किया गया। इसमें राजस्थान की एक खिलाड़ी जो है उसने भाग लिया है, ठीक है, उसका नाम है शालिनी, ठीक है, शालिनी नाम है। इस शालिनी का संबंध जो है वो राजस्थान के कटराथल गांव से संबंधित है। राजस्थान के सीकर जिले के कटराथल से शालिनी का संबंध है। 200 मीटर जो दौड़ है उस प्रतियोगिता में, यानी एथलेटिक्स है, इन्होंने इसमें भाग लिया। ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। एशिया यूथ गेम्स 2021 में शालिनी ने भाग लिया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड, आप सब सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपने इस बारे में सुन रखा है। अब एक दो बात और करते हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ये हाल ही में क्या किया गया? इसको जारी किया गया। इस पर अभी सवाल मैंने नहीं बनाया, सवाल हालांकि 2 दिन पहले कराने थे, सवाल बनाए थे तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं सवाल डिस्कस कर देता हूं आपको। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो है, इस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में आपको यह बताना है कि भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा। तो ध्यान रखना, भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा? 66वां स्थान भारत ने इसमें हासिल किया है। कौन सा स्थान रहा? अगर ऐसा सवाल आए कि हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो आपको जवाब देना है भारत ने इसमें 66वां स्थान हासिल किया है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान हासिल किसने किया है, तो पहला स्थान यूएसए का रहा है, उसके बाद अगला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है, उसके बाद आपका अगला स्थान जो वो फिनलैंड का है। किसका है? फिनलैंड का है। इसके बाद अगला स्थान जो है वो कनाडा का है। यानी ये 4 वो इस टॉप कैटेगरी में आने वाले 4 देशों के नाम आपके सामने है। भारत का इसमें 66वां स्थान है। दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर सुन लो। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है, भारत का इसमें 66वां स्थान है। इसके अलावा यहां पर यूएसए है, यहां ऑस्ट्रेलिया है, यहां फिनलैंड है, यहां कनाडा है। तो ये सारे के सारे स्थान आपको ध्यान रखना है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए, उसके बाद भारत का स्थान कौन सा है? 66वां। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने सवाल दिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही जवाब है स्पेन में हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जो दल गए, उन दलों के साथ जो कोच जाने थे, उनके वीजे में प्रॉब्लम आने की वजह से खिलाड़ियों को अब बिना कोची इस प्रतियोगिता में क्या करना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा। इस वजह से ये प्रतियोगिता चर्चा में आ गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन क्या किया जा रहा है? स्पेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी कि एशिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था? बहरीन में किया गया था। शालिनी आपको ध्यान रखना है कटरातल सीकर से 200 मीटर एथलेटिक्स पे। फिर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का 66वां स्थान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, ये जो देश हैं, ये टॉप जो 4 देश हैं उनके नाम आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देखो भैया, ये रहा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा के बारे में आप खुद ही जानते होंगे, अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको पता है ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली तो जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, बताओ जरा कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? वेरी गुड, आप सभी के जवाब आ भी गए इतनी देर में। देखो कितने महान बच्चे हो, महान नुभाव हो आप तो भाई। हाँ जी, आपका जवाब आ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब भी आ रहा है आप लोगों का। कुछ बातें और भी करते हैं इसके अलावा। ऊर्जा संरक्षण है तो मैंने बता दिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने सुन रखा होगा कि ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, संरक्षित तो रखा जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी ऊर्जा को संरक्षित कैसे रखें, और ऊर्जा भी किस बात की, हम सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग जो हम करते हैं वो विद्युत के रूप में करते हैं, और हम सूर्य से भी क्या करते हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारी की सारी ऊर्जाएं जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक रूप जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई हम उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पवन से हमें ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को हम किस रूप में परिवर्तित करते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ऊर्जा को एक दूसरे रूपों में हम इसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसका सही जवाब आपका जो है वो 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर को क्या किया जाता है भैया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब जरा सुनिए थोड़ी बातें और। एक आपके सामने आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हाल ही में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया। यह किस दिन मनाया गया, तो ध्यान रखना यह 11 दिसंबर को मनाया गया। पर्वत दिवस कब मनाया गया, 11 दिसंबर को। आपने अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो इस दिन मनाया गया। इसके अलावा 10 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। अगर आपको इसकी जानकारी है तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जो मानवाधिकार दिवस है, कौन सा है, मानवाधिकार दिवस। वो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस इसी दिन मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा 9 तारीख को और मनाया जाता है एक दिन, 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, यहां पर एंटी करप्शन डे यानी अंतरराष्ट्रीय एंटी करप्शन डे जो है, करप्शन डे कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना ये 9 दिसंबर को आता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो कौन सा है, 10 दिसंबर का दिन है। मानवाधिकार क्या होते हैं, आप मानव हो, मानव होने के नाते जो है वो आप लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। आपको जीने का अधिकार है, आपको मरने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार कुछ मानव होने के नाते आपको जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों को कहा जाता है मानव अधिकार। तो हिस्ट्री एंड की फैक्ट्स, वेरी गुड, एकदम सही बात है आपका यह जो है, ठीक है, ये इसकी थीम है। तो मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया गया, ये जरूर ध्यान रखना, यह 10 तारीख को हाल ही में क्या किया गया, मनाया गया था। यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो ये ध्यान रखना। समानता और असमानता को कम करना जो है ये इस बार की थीम है। थीम लिख देता हूं मानवाधिकार दिवस की, क्या है, समानता एवं असमानता। समानता और क्या है, असमानता। समानता और असमानता, समानता और असमानता को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। क्या है, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। पूरी थीम में बोल देता हूं आपके सामने, आगे बढ़ाना, ये ध्यान रखना। समानता और असमानता को कम करना, ऊंच नीच ये सब जो है, ठीक है, किसी को समान समझना, किसी को असमान समझना, ये भेदभाव वाली भावनाएं जो है इनको कम करना है। और क्या
क्या करना है, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। तो दोबारा ध्यान रखना, मानवाधिकार दिवस 2021 की थीम क्या रही, 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया। समानता और असमानता को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, यह इस बार की क्या रही है, थीम रही है। इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, यहां है 14 दिसंबर इसका एकदम सही जवाब है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे है और आपका 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हाल ही में मनाया गया है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, आपके सामने मैंने रख दी है। चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्षेत्र चर्चा में है, यह किसके अधिकार क्षेत्र में है। अभी यहां पर एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया इस द्वीप पर और अधिकांश लोग जो हैं वो अपना इस क्षेत्र पर अधिकार समझते हैं। तो आपको ये बताना है, न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है वो हाल ही में चर्चा में आया है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया है सवाल। यह द्वीप क्षेत्र चर्चा में है, किसके अधिकार क्षेत्र में, यानी इस न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप है इस पर इसमें किसका अधिकार है, आपको यह बताना है, ठीक है। किसका अधिकार है, फ्रांस का है, रूस का है, यूएसए का है, अफ्रीका का है। बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जिन पर यूएसए का अधिकार है, बहुत सारे द्वीप रूस के अधिकार में, बहुत सारे द्वीप फ्रांस के अधिकार में। ऐसे बड़े बड़े द्वीपों पर इन देशों का अधिकार है। लेकिन हाल ही में चर्चा में जो आया, जहां पर जनमत संग्रह की वजह से चर्चा में आ गया, न्यू कैलेडोनिया। और आपको पता है उपनिवेशों की स्थापना का जो हमेशा से ही रहा है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब है एक देश अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है, तो यह देश जो है वो बाद में इस देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, आपको पता होगा, फ्रांस भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की क्रांति आपने पढ़ी होगी या सुना होगा अमेरिका की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। यानी अमेरिका की क्रांति जब हुई, इंग्लैंड की क्रांति जब हुई, तो यह अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर ही फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों से प्रभावित होकर ही भारत में, आपको पता होगा, आजादी का ये इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ वो सारा का सारा इन दोनों क्रांतियों की वजह से हुआ। क्योंकि फ्रांस में जिस प्रकार क्रांति हुई, जिस प्रकार अमेरिका में क्रांति हुई, उसके बाद उनको आजादी मिली, वैसा ही प्रेरणा लेकर भारतीयों ने जो है वो क्या किया था, काम किया था। तो न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप क्षेत्र है वो अभी हाल ही में किसके अधिकार क्षेत्र में है, फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। ये ध्यान रखना, किसके, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस राजधानी है। और ये फ्रांस अगर ऐसा है, अगर आपको जानकारी है, तो ये वाला जो इलाका है जो पुर्तगाल के हिस्से में, स्पेन और पुर्तगाल के बीच इधर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसका नाम वासजेस पर्वत श्रृंखला है। क्या है, वासजेस यहाँ ध्यान रखना, वासजेस नहीं है, ठीक है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला यहां पर पड़ती है, पर्वत श्रृंखला यहां पर है। इसके अलावा इधर अगर आप जाओगे तो आपने जूरा पर्वत का नाम सुना होगा, जूरा पर्वत श्रृंखला। जूरा पर्वत श्रृंखला के अलावा यहां आपके पड़ती है आल्पस पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा यहां पर पड़ती है वासजेस पर्वत श्रृंखला, वासजेस पर्वत श्रृंखला। ये 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं फ्रांस के इस 3 कोनों की ओर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, जरूर जरूर यही कह रहे हैं गुरु नौहर साहब कि भारत में इसके बाद ही हुआ था सब कुछ, वहां से प्रेरणा लेकर, अमेरिका से प्रेरणा लेकर फ्रांस, और फ्रांस के बाद ये सब इंडिया तक पहुंचा था। तो जूरा पर्वत, वासजेस पर्वत, आल्पस पर्वत, पिनेरिज पर्वत। देखिए, अगर आपने ढंग से अगर इस देश का नक्शा भी देखा हो तो यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ के आसपास के जो इनके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के नाम ही इन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे हुए हैं। तो अगर इन प्रांतों के नाम भी अगर याद है तो भी आपको आइडिया चल जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस दिशा में है। इधर बहुत सारे प्रांतों के नाम पिनेरिज के नाम पर रखे हुए हैं, इधर आल्पस के नाम पर है, इधर वासजेस के नाम पर, इधर जूरा के नाम पर है। तो ये सारे आपको क्या करने, ध्यान रखना है, फ्रांस के चारों ओर है। और इस फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में एक नया जो आपका द्वीप क्षेत्र है उसका नाम है न्यू कैलेडोनिया जो क्षेत्र है वो। और फ्रांस के इधर आपने अगर कई बार देखा होगा तो यहां पर एक बिस्केक की खाड़ी का नाम सुना होगा आपने,
बिश्केक की खाड़ी, बिश्केक की क्या है खाड़ी भी यहीं पर पड़ती है, बिश्केक की खाड़ी जो है वो यहाँ पर है। इसके बाद आपका जर्मनी है, जर्मनी वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रिया है, और इधर इसके नजदीकी वासदेश पर्वत श्रृंखला के पास में आपका स्विट्जरलैंड पड़ता है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो पुराने जमाने में प्रसा का पूरा क्षेत्र हुआ करता था, विश्व इतिहास में अगर आपने कभी देखा है तो ये सारे क्षेत्र जो है वो इसके इधर पड़ते हैं। अब चलिए इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, वो भी जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए कि यहां से भी सवाल आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश क्षेत्र का अभी हाल ही में एक क्षेत्र है जिसका नाम है हैदरपुर। क्या नाम है, यहां ध्यान रखना, हैदरपुर नाम की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं भैया, ध्यान करो। हैदरपुर जो क्षेत्र है ये वेटलैंड है, क्या है, वेटलैंड है, और ये वेटलैंड जो है इसे रामसर साइट में हाल ही में क्या किया गया, शामिल किया गया, रामसर साइट में इसे शामिल किया गया। कौन सा क्षेत्र है, हैदरपुर वेटलैंड है। ये हैदरपुर वेटलैंड कहां पर पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर है, यूपी में पड़ता है। इसे हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र को रामसर साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। हैदरपुर वेटलैंड शामिल होने के बाद भारत में ये कौन से नंबर का है, तो 47वें नंबर का रामसर साइट का स्थान है। ध्यान रखना, भारत में कौन से नंबर का, 47वें नंबर का रामसर साइट आ भी चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एकदम सही जवाब दिया है, यह 47वें नंबर का क्या है, रामसर साइट स्थल है। अभी हाल ही में आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा परीक्षा में कि हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह कौन से राज्य में है, तो सीधा जवाब देना यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरा सवाल आगे वाला आपसे पूछेगा कि यह रामसर साइट है, भारत में कौन से नंबर का रामसर साइट है, तो आपको सीधा जवाब देना है यह 47वें नंबर का क्या है, रामसर साइट है, जिसे हाल ही में जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। और राजस्थान में कितने वेटलैंड है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो राजस्थान में 2 स्थान ऐसे हैं जो रामसर साइट में क्या है, शामिल है। एक आप लोगों को पता होगा, आपका सांबर जो झील है, जहां नमक उत्पादन का काम बड़ी व्यापक स्तर पर किया जाता है, वो सांबर स्थल। एक आपका जो सरिस्का वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये सारी बातें जानकारी में होगी, लेकिन अभी हाल ही का करंट का सवाल है ये, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपसे चर्चा कर दी, हैदरपुर वेटलैंड आप ध्यान रखिएगा, जरा आ सकता है परीक्षा में। अगला देखो जरा, हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एस्ट्रोसिटिजन या एस्ट्रोसिटीज की शुरुआत की गई है। यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, हाल ही में आपको यह बताना है। जरा बताइए भैया क्या होगा इसका सही जवाब। दोबारा बोल देता हूं सवाल अगर आपको नहीं समझ में आया तो, कि अनुसूचित जाति और जनजाति, देश की आजादी को इतने साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में भेदभाव अभी भी होता है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर है अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों से होने वाले जो अत्याचार हैं वो अभी भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई कितने ही दावे करे, लेकिन इस देश में ऐसा होता है। यहां होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर, जो हेल्पलाइन है वो शुरू की गई है। अब आपको किसी पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी इस प्रकार के भेदभाव की घटना अगर सुनी जाती है, देखी जाती है, तो उसके खिलाफ आप घर बैठे शिकायत कर सकते हो। इसके लिए एक नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एस्ट्रोसिटिजन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, यानी इस हेल्पलाइन की शुरुआत किस मंत्रालय ने कर दी है, जिसके बाद अब घर बैठे ही इसके खिलाफ क्या की जा सकती है, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने, रक्षा मंत्रालय ने, या इन सभी ने मिलकर की है। यानी SC ST के खिलाफ होने वाले जितने भी इस प्रकार के जो मामले हैं उनके खिलाफ अब एक जगह आप लोग क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, और वो भी हेल्पलाइन शुरू की गई है सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा। हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, तो उस मंत्रालय का आपको क्या बताना है, नाम बताना है कि किस मंत्रालय ने ऐसा हाल ही में किया है। तो चलिए इसका सही जवाब अपन देखने की कोशिश करते हैं। और मैंने एक बात आपको बताई थी, वो भी ध्यान रखना, इस सवाल के साथ रिपीट कर देता हूं मैंने एक मुग्धा कालरा का नाम आपने बताया था, मुग्धा
कालरा का नाम बताया था। कौन है ये मुग्धा कालरा, पहली बात। इसके बाद एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मंजुला प्रदीप। किसका? मंजुला प्रदीप। ये दो महिलाएं हैं, इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? मैंने ये कहा था कि बीबीसी जो है, बीबीसी वर्ल्ड की जो सबसे शक्तिशाली महिलाएं आप लोग कह सकते हो, या इनको प्रेरक महिला कह सकते हो, दुनिया की सबसे प्रभावशाली या प्रेरक महिलाओं की लिस्ट में शामिल होने वाली दो भारतीय महिलाओं के नाम हैं। दो भारतीय महिलाओं के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको जवाब देना है। एक तो मुग्धा कालरा है और दूसरी कौन है? मंजुला प्रदीप है। इन दोनों के नाम जरूर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यहां है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो है, इस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? विजेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? विजेंद्र सिंह, ठीक है? ये ध्यान रखना है। पहली बात, पहले कौन थे? तो थावरचंद गहलोत थे। पहले थावरचंद गहलोत थे, जो वर्तमान में कहां के? कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के क्या है? राज्यपाल है। इस मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की एक नई हेल्पलाइन की क्या की गई है? शुरुआत की गई है, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए जरा बात सुन लीजिए इसको एक बार फिर, कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए राष्ट्रीय सरकार ने क्या किया है? एक इस प्रकार की पहल की शुरुआत की है, जिसमें घर बैठे अब क्या की जा सकती है? शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसका नाम क्या है? तो नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज नाम की शुरुआत है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अब वर्तमान में विजेंद्र सिंह इनके मंत्री हैं। राजस्थान में इस मंत्रालय के मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है टीकूराम जूली। क्या नाम है? टीकूराम जूली इनका नाम है। और निश्चित आएगा ये सवाल आगामी परीक्षाओं में, देखना राजस्थान में। और ये अलवर ग्रामीण जो है ना, कहां से? अलवर ग्रामीण। अलवर ग्रामीण से क्या है? विधायक हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? देखो, यही वापस क्यों आया भैया? अगला सवाल आओ। ये गणतंत्रता दिवस 2022 पर मुख्य अतिथि किस देश के प्रमुख होने वाले हैं इस बार? अच्छा सवाल है, ये भी सवाल आएगा और पेपर में ही आएगा, ठीक है? कौन से में आएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी न किसी पेपर में ये सवाल अब छपेंगे कि गणतंत्र दिवस 2022। पहले तो ऐसे छप सकता है कि कौन होंगे, और होने के बाद ऐसे छपेगा कि कौन 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस बार आयोजित हुआ, उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा कि कौन से देश के प्रमुख? प्रमुख का मतलब किसी देश में अगर सत्ता में प्रमुख राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति आएंगे, और सत्ता का केंद्र अगर प्रधानमंत्री के पास है तो प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन सा देश है जहां के जो प्रमुख राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत के गणतंत्रता दिवस के 2022 जो है, ठीक है? हाँ जी, अरे रोयल साहब डिलीट नहीं किया, वो 2-3 दिन क्लास हो नहीं पाई, ठीक है? गणतंत्र दिवस 2022 जो है, इस पर मुख्यतः अतिथि कौन होंगे? वेरी गुड, आपने सभी ने जवाब दिया है। देखिए ये भैया आपका मान लो एशिया है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका यहां पर पड़ता है उत्तर पश्चिमी एशिया का वाला क्षेत्र। तो इस बार मध्य एशिया जिसको अपन कहते हैं, ये भारत है, ये दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, लेकिन जिसको हम मध्य एशिया कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। उस मध्य एशिया के जो देश हैं, उन देशों के प्रमुखों को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस केंद्र वाली सरकार ने न्योता भेजा है। और ऐसे कितने हैं? तो आपके सामने 5 ऐसे राष्ट्र हैं मध्य एशिया के, जिन 5 राष्ट्रों के प्रमुख को इस बार बुलाया गया है। कहां पर? 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में, ठीक है? हाँ जी, यहां पर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कम से कम अब की बार अगर ये आ रहे हैं तो आपको इन देशों के बारे में जानकारी भी पता चल जाएगी, और जो नाम आज तक आपको याद नहीं हो रहे थे वो देशों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? क्या है? कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। किर्गिस्तान अलग है। उज्बेकिस्तान का नाम आपने सुन रखा है।
ठीक है। ताशकंद का नाम अगर आपने सुना है, जहां पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, वही ताशकंद आजकल कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2022 में कितने देशों के राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो हमारे यहां पर अतिथि होंगे। पिछली बार हालांकि जो है वो राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से जो है वो एक देश के राष्ट्र प्रमुख ने आने के लिए क्या कर दिया, बाद में इनकार कर दिया था। तो अभी हाल ही में कितने देशों के? 5 देशों के। 5 के नाम जरूर ध्यान रखना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ये इन 5 देशों के प्रमुख रहने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, यानी स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा लाभ कैसे दिया जा सकता है। लोग जिनके पास में स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिनके पास प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे किया जाए, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। इनमें से कौन सा सही जवाब आपका होगा वो फटाफट बताइए। हाँ जी, चलिए। अरे वाह, शुक्रनो पहले गणतंत्रता दिवस के हमारे अतिथि थे, आपको ये भी बात पता है, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ जरा, फटाफट बता दो। हाँ जी, यहां सही जवाब क्या होगा? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को या 13 दिसंबर को? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ध्यान रखना है 12 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 12 दिसंबर को स्वास्थ्य कवरेज यानी सभी लोगों तक क्या पहुंचाया जाए? स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसके लिए लोगों में किस प्रकार प्रचार प्रसार हो, प्रचार प्रसार लोगों तक कैसे हो, प्लस उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का आवागमन किस प्रकार अच्छे ढंग से हो, इसको लेकर के यह दिवस क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से यह नाम आपको याद भी हो जाएगा और आप याद रख भी लोगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि सामान्य लोगों तक भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए, उसकी सार्वभौमिकता को स्थापित करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। और यह प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों, आज 10 सवाल ये मैंने करा दिए, और इसके साथ साथ लगभग मैंने 10 सवाल और कराने की आपको पूरी कोशिश की है। हाँ जी, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, ये सारे दिवस आज मैंने कवर कराने की पूरी कोशिश की है जो इस वीक में रहे हैं। तो अभी आज की क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से ऐसे ही जो है वो सवाल आज कम हो पाए हैं, तो धीरे धीरे सवालों को इंक्रीज करेंगे। कल की क्लास में वापस 15 सवाल आपके सामने रखेंगे, और बाकी आप लोग इसी प्रकार तैयारी करते रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। आप लोगों को पीडीएफ जो है पूर्ववर्ती क्लास जो 3 है उनकी मिल जाएगी, और आगे की भी मिलती रहेगी। आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूत करते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, और आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।